Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is colonialism. In this lecture, we will try to understand the meaning of colonialism in general and in Indian context. Okay, so ये जो colonialism है ये historical phenomena है of the territorial expansion का, the territorial expansion. At the same time, it is also intimately connected है with the rise and growth of the modern capitalist world system से. Okay, so it is with regard to history, economics or the polity etc. किसकी ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी. ये जो कॉलोनिज्म है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है ऑफ द कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन का, इज एन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन का. ओके, सो फर्स्ट वी सी दी नैरो सेंस. नैरो सेंस में कॉलोनिज्म का क्या मीन्स है? सो इन नैरो सेंस जो कॉलोनिज्म है इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ सप्लाईज सच एज दी रॉ मटेरियल्स हो गए, मिनरल रिसोर्सेज हो गए और दी नेचुरल रिसोर्सेज हो गए एंड दी मार्केट्स कहाँ पे? इन दी अंडर डेवलप्ड, जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं एंड इन दी प्री कैपिटलिस्ट रीजन. ओके, सो ये जो नैरो डेफिनेशन है ऑफ द कॉलोनिज्म्स इट ओवरलुक्स, वो ओवरलुक कर देती है एक वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द कॉलोनिज्म. दैट इज ये जो नैरो सेंस की जो डेफिनेशन है इट ओवरलुक अ वाइटल सेंस, वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म जो कि रिलेटेड है पॉलिटिकल एक्टिविटी से भी. सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिकली नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से भी रिलेटेड है. एंड जिसमें क्या होता है द ड्राइव फॉर द डोमिनेंस, डोमिनेंस होता है ऑफ द डेली लाइफ्स ऑफ द पीपल जो कि कॉलोनीज में रह रहे हैं. ओके, सो ये उसको ओवरलुक कर देता है नैरो सेंस. नाउ लेट्स सी द मॉडर्न सेंस. सो ये जो मॉडर्न सेंस में अगर हम कॉलोनिज्म को देखें इट्स अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ सब्जुगेशन. ये क्या है? एक स्टेट है ऑफ सब्जुगेशन की. ठीक है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एट द सेम टाइम इंटेलेक्चुअली एज वेल. ओके, किससे? ऑफ अ नॉन यूरोपियन सोसाइटी. एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो ये जो कॉलोनिज्म है इट डिप्राइव अ सोसाइटी, ये डिप्राइव कर देता है एक सोसाइटी को उसकी फ्रीडम से एंड इट्स अर्थ, और बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक सेंस में देखें इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड अबव ऑल यहाँ के जो पीपल हैं इट लीव्स इट्स पीपल इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली डिसओरिएंटेड. बिकॉज जो कॉलोनिज्म है उनका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव रहता है टू एक्सट्रैक्ट द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ ए कंट्री, जो भी जहाँ की जिसको कॉलोनी बनाया है, और उनका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है जो पीपल के एडवांसमेंट के लिए और उनके वेलफेयर के लिए कोई काम किया जाए. इट इज़ वाई इट लीव्स इज पीपल इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली डिसओरिएंटेड. ओके, सो कॉलोनिज्म एज ए हिस्टोरिकल फिनोमेना इट रिफर्स टू अ फॉरेन डोमिनेशन. It refers to a foreign dominations which implies that जो colonized area है is regulated in a manner known as a unequal exchange. ठीक है, जो colonized area है is regulated as a manner known as unequal exchange है उसका, कि जितना आप दे रहे हो वो उतना आपको एक्सचेंज में नहीं मिल रहा है. सो जो कॉलोनाइज सोसाइटीज हैं दे आर इंटेंटेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी. जो कॉलोनाइज सोसाइटीज हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मीन्स उनसे ये एस्पेक्ट किया जाता है कि वो सर्व करें इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग कंट्री जिन्होंने उनको कॉलोनी बनाया है. सो thus by the colonialism we mean a system of political and the social relations between the two countries, between the political and the social relations between the two countries.
ओके, अब इन टू कंट्रीज में क्या होगा, जो वन होगा इन टू कंट्रीज में ए और बी, सो इनमें से एक कंट्री रूलर होगी एंड द अदर इट्स कॉलोनी, और वो सेकेंड जो होगी कंट्री वो एक कॉलोनी होगी. सो कॉलोनिज्म रिफर्स टू अ फॉरेन डोमिनेशन in social, economic and the political policies of a colony countries. So obviously जो destiny है of the colony is governed by the policies of the foreign country, because वही govern करेंगे so as to serve the interest of the ruling country. ठीक है, तो दो चीज़ है, जो destiny है ये डिपेंड करेगी कॉलोनी की कि जो मास्टर है उसका, दैट इज जो रूलर है, वो कैसे पॉलिसीज बनाते हैं ऑफ द उनकी फॉरेन कंट्री की. ठीक है, और ये भी एक वेल नोन फैक्ट है, जो भी पॉलिसी होगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होगा, टू सर्व द इंटरेस्ट किसका, ऑफ द रूलिंग कंट्री का, उसको सर्व करना. ओके, सो जो इकोनॉमिक है और जो सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कॉलोनियल कंट्री इज कंप्लीटली सबऑर्डिनेट हो जाती है टू द रूलिंग कंट्री. दैट इज जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है और जो सोसाइटल डेवलपमेंट है किसका, कॉलोनी का, वो किस पे डिपेंड कर जाता है, इज कंप्लीटली सबऑर्डिनेट करता है टू द रूलर और बेसिकली द रूलिंग कंट्री. ओके, सो जो कॉलोनियल इकोनॉमी है इज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल देयर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजंस. जो कॉलोनियल इकोनॉमी है उसमें क्या होता है, वो सारे के सारे जो उनके ऑल इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजंस को स्ट्रिप कर देती है, या कि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता है जिससे वो अपने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाए. सारा का सारा जो कॉलोनियल मास्टर है, दैट इज द रूलर है, वो सारे डिसीजन लेता है. सो जो कॉलोनियल इकोनॉमी है, they stripped of the all independent economic decisions such as development of agriculture, जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन. ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, उनके इंडस्ट्रियल और टैरिफ पॉलिसीज. नॉट ओनली दिस, इवन जो ट्रेड रिलेशन होते हैं विद द फॉरेन कंट्रीज, जो फॉरेन कंट्रीज वो भी दे दिए जाते हैं और बेसिकली वो कंट्रोल कर लिए जाते हैं बाय द रूलिंग कंट्री. उनके हैंड्स में सारे के सारे चले जाते हैं और वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इन सबको ठीक है मैनेज करते हैं. सच एज अगर उनको रॉ मटेरियल चाहिए तो वो क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्स कॉलोनी का, एग्रीकल्चर करके रॉ मटेरियल जो है वो अपनी मीन्स जो रूलिंग कंट्री है वहाँ पे बेचेंगे. अच्छा, अब क्या है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल भी इसी तरीके से होगा जो फीड कर पाए उनके इकोनॉमी को. ठीक है, सो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी. जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं सच एज जो एक्सपोर्ट होगा उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इम्पोर्ट होगा वो जो रूलिंग कंट्री है उसके लिए तो नॉर्मल होगा, उसके लिए बहुत ही कम होगा, लेकिन और जगह से अगर कोई भी इंपोर्ट आएगा तो उस पर हाई टैरिफ होगा. एट द सेम टाइम जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं, जैसे एक जो कॉलोनी है वो फीड कर रही है टू द रूलिंग कंट्री को रॉ मटेरियल्स. ऑन द अदर हैंड सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स तक ही उसको ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जैसे ही वो फिनिश्ड गुड भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो उस पर हाईली टैरिफ ड्यूटीज इंपोज करी जाती हैं. तो ये सारा का सारा कंट्रोल होता है उन्हीं के, दैट इज द रूलिंग कंट्री के ऊपर जिन्होंने कॉलोनी बनाई है. ओके, सो इन समरी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं ऑफ द कॉलोनीज की, ये कंफर्म करती हैं टू द इंटरेस्ट ऑफ द रूलर्स जो उन कॉलोनी को रूल करते हैं, एंड नॉट दी सब्जेक्ट्स जो वहां के एक्चुअल पीपल हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं होती है, बट वो चलता है, डिपेंड करता है इंटरेस्ट ऑफ द रूलर्स के. ऑब्वियसली ये जो अनइक्वल रिलेशनशिप है बिटवीन दीज टू कंट्रीज रिजल्ट्स इन अ स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ऑब्वियसली जब अंडर डेवलपमेंट तो होगा ही, जब आप सारे का चारा मीन्स
सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव में करोगे और वो भी सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपका रूलिंग सब्जेक्ट जो कहेगा आपको वही करना है, दैट इज द रूलर जो कहेगा वही करना है, तो डेफिनेटली जो कॉलोनी कंट्री इट वुड रिजल्ट इन दी स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनी, उसका अंडर डेवलपमेंट होगा। और जो अगर हम देखें जो इंडिया वॉज द लार्जेस्ट कॉलोनियल पोजेशंस ऑफ द ब्रिटेन। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया वॉज द लार्जेस्ट colonial possession of the Britain, and she was able to exploit India, that is the Britain was exploit India for nearly 200 years, is starting from the 1757, that is the Battle of Plassey, to the 1947 since independence। तो बहुत ही ज़्यादा हम इंडिया एज ए कॉलोनी था और उन्होंने काफ़ी एक्सप्लॉइट किया हमें, ठीक है, फॉर नियरली 200 ईयर्स। नाउ लेट्स सी इंडिया। नाउ इंडिया को हम देख लेते हैं फर्स्ट कि प्री कॉलोनियल टाइम्स, कॉलोनी बनने से पहले। सो बिफोर द एडवेंट ऑफ कॉलोनियल रूल जो इंडिया था वो सेल्फ सफिशिएंट था, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी हम खुद पूरा कर लेते थे, और हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ही फ्लरिशिंग कंडीशन में थी, मीन्स वेल वर्स्ड इकोनॉमी थी। ओके, सो ये एविडेंट होता है बिकॉज अवर जो कंट्री है वो पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन ईगल, सोने की चिड़िया भी उसको कहा जाता था। ओके, सो जो इंडिया है इट हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश ऑन द वर्ल्ड मैप, हमने वर्ल्ड मैप को अपने आप में मीन साबित कर दिया था विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, हम अच्छे खासा चीज़ एक्सपोर्ट्स करते थे। ओके, लेकिन ऑल तो अगर हम देखें जो प्राइमरीली हमारा जो बेस था, जो इकोनॉमी का बेस था, वो एग्रेरियन इकोनॉमी ही थी। ऑल तो वेरियस मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ थी वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो गई थी, उनका ग्रोथ भी हो रहा था, हम एक्सपोर्ट भी करते थे, बट अगर हम करें उसको प्राइमरी मार्केट से, दैट इज द एग्रेरियन से, तो वो आउट नंबर कर जाती है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी थी दैट इज अमर्जिंग इन दी प्री कॉलोनियल इंडिया, जो कि हम उनको एक्सपोर्ट करते थे, बोथ प्राइमरी मार्केट दैट इज द एग्रीकल्चर और सेकेंडरी दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, और सर्विस सेक्टर में भी हम काफ़ी अच्छा खासा मीन्स हमारा नाम था, दैट इज द इंडिया का। ना जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे दे वॉज वाइडली पॉपुलर थे ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। ओके, और उनकी ह्यूज डिमांड्स थी, उनके प्रोडक्ट्स की जो वो बनाते थे, इंडियन हैंडक्राफ्ट्स हैंडमेड्स प्रोडक्ट्स की ह्यूज डिमांड थी। सो जो इकोनॉमी थी हमारी वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी जानी जाती थी। ओके, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड द सिल्क टेक्सटाइल along with the metal और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स along with some very fine work। सो ये जो डेवलपमेंट्स थे, इतने सारे डेवलपमेंट्स थे, जब हमारी इकोनॉमी फ्लरिशिंग कंडीशन में थी, हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हमारा वर्ल्ड में अच्छा खासा नाम था, हम एक्सपोर्ट करते थे, हमारे जो कमोडिटीज़ जो हमारे क्राफ्ट्समैन बनाते थे उनकी ह्यूज डिमांड थी। सो ऑल दीज डेवलपमेंट्स, ये जो सारे डेवलपमेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, दे ल्यूर्ड द ब्रिटिश। अब उन्हें लगा कि इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसको वो हमारी तरफ ल्यूर है, दैट इज हमारी तरफ आकर्षित हुए। सो ल्यूर द ब्रिटिश टू पैरालाइज अवर स्टेट। फिर जैसे वो आए उसके बाद जो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करी उससे क्या हुआ, हमारा पैरालाइज अवर स्टेट, और वो जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे, ठीक है, वो यूज़ करने लगे फॉर देयर होम कंट्री के बेनिफिट के लिए। दैट इज जब हम कॉलोनी बन गए तो उनका एक और सिर्फ एक एम क्या था कि एक्सट्रैक्ट और एक्सप्लॉइट द इंडिया इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जैसे जैसे हो सके, और सर्व देयर मदर कंट्री। ओके, सो ये जो मीन्स जो ब्रिटिश केम टू इंडिया, ठीक है, किस मोटिव से आए थे, सो ब्रिटिश केम टू इंडिया विद द मोटिव ऑफ कॉलोनलाइजेशन। ओके, सो और इनका जो प्लान है इट इन्वॉल्व यूजिंग इंडिया, वो उनका क्या प्लान था, इंडिया को एज अ फीडर कॉलोनी की तरह यूज करना चाहते थे। फीडर कॉलोनी इन द सेंस दैट वो एक्सट्रैक्ट करते थे नेचुरल रिसोर्सेज अलॉन्ग विद द रॉ मटेरियल, ठीक है, और हमें मीन्स कंज्यूमर मार्केट की तरह यूज करते थे, अपने रेडीमेड गुड्स को सेंड करके हमें मीन्स एज ए रेडीमेड मार्केट थी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर्स थे जो वो बनाते थे अपनी इंडस्ट्रीज़ में, वो यहाँ बेचते थे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया जाए। ओके, सो जिससे उनकी इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड हो, और रॉ मटेरियल्स हमसे लेते थे। ओके, फॉर देयर ओन फ्लरिशिंग इकोनॉमी बैक एट द ब्रिटेन। सो ये जो एक्सप्लॉयटेशन था इट कंटिन्यूड फॉर 2 centuries
till we finally got independence on the 15 August 1947. Consequently, ये जो rendered our country's economic hollow, इसने हमारी कंट्री को खोखला बना दिया था, मीन्स इतना एक्सप्लॉइट कर लिया था कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था टू स्टैंड अलोन. ठीक है, हम अपने जब के ऊपर अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके, इन्होंने उन्हें हमें इतना इकोनॉमिकली वीक बना दिया था. सो हैंस इस जो स्टडी भी हुई थी इस रिलेशनशिप की बिटवीन द कॉलोनाइजर्स एंड इट्स कॉलोनी, और ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डेवलपमेंट्स एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया. सो इसकी स्टडी भी हुई है और ये क्वाइट इंपॉर्टेंट भी है हमें समझने के. दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजर्स एंड द कॉलोनी. उससे क्या पता चलेगा हमें कि जो हमारा प्रेजेंट डेवलपमेंट है और जो हमारे फ्यूचर prospects of India है, future prospects of India. Okay, so जो colonial rule है it's marked with the period of heavy exploitations. ठीक है, so British took steps that ensured the development and the promotions of the interest of their home country. ठीक है, हमें पता है. So there is no way concern about the course of Indian economy. उनको कुछ भी कंसर्न नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी, नो कंसर्न, उनको कोई भी कंसर्न नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा जो हम इतना वाइड स्केल पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा उनको कुछ भी कंसर्न नहीं था. सो ये जो स्टेप्स थे इट ट्रांसफॉर्म्ड अवर इकोनॉमी फॉर द वर्स बिकॉज इट इफेक्टिवली बिकेम अ सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ द फिनिश गुड्स. हम यहीं पे मीन्स इतना ही बन के रह गए. ओके, और ये जो कॉलोनियल किंग्स थे दे रॉब्ड इंडिया नॉट इकोनॉमिकली बट एजुकेशन में भी, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे भी हमारा ध्यान नहीं दिया था. ठीक है, हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड करी थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड करी थी, सो एक प्रॉपर कंपटीशन हो जाता, बिल्डअप हो जाता. ओके, सो उनका बेसिक एम क्या था कि एक्सट्रैक्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स, इकोनॉमिक उसके नेचुरल रिसोर्सेज, और जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया थोड़ा सा एजुकेशन में या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ टू मेक सर्वेंट्स, जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में हेल्प कर सके. उनका और कोई वेलफेयर मोटिव नहीं था. अनडाउटली दे नेवर ट्राई टू एस्टिमेट द कॉलोनियल इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम. सो उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि एस्टिमेट कर लें जो कॉलोनियल इंडियाज का नेशनल या फिर पर कैपिटा इनकम क्या है. ओके, सम इंडिविजुअल्स लाइक फिनले शिराज, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, VKRV राव, RC देसाई. तो इन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू एस्टिमेट सच फिगर. ठीक है, और ये जो सारा है इसको हम पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म में. We will cover each and every aspect. Okay, so उन्होंने इस क्वेश्चन को रेज किया एज ए इकोनॉमिक नेशनलिज्म में. उन्होंने बताया कि कितना मीन्स एस्टिमेट बताया, उससे क्या हुआ बेसिकली एक टाइप ऑफ नेशनलिज्म जनरेट हुआ कि इतना हम लोग को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, इतना हमें हार्म हो रहा है, और ये जो ब्रिटिश है ये हमारा कुछ भी वेलफेयर नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट सोचते हैं. सो और ये जो इनका इकोनॉमिक नेशनलिज्म इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग द अवेयरनेस अमंग द मासेस. ठीक है, उससे पहले तो हम ये समझते थे कि ब्रिटिश हमारे भाई बाप हैं, वो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम. ठीक है, हमारे पास कोई है नहीं गवर्न करने के लिए, तो उससे अच्छा तो हमें कोई कर ही नहीं सकता. लेकिन इट इज़ बिकॉज दिस इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो उन्होंने बताया कि इतना हमें एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, इतना एक्सप्लॉइट कर चुके हैं, हमारी जो इकोनॉमी को है उन्होंने कतई मीन्स कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास. सो ये जो इकोनॉमिक नेशनल्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल्स. ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो ऑल्दो द रिजल्ट्स थे दैट वाज इनकंसिस्टेंट बिकॉज इतने ज़्यादा एस्टिमेट्स प्रॉपर नहीं थे, लेकिन जो एस्टिमेट्स थे VKVR राव के दे आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट. ओके, नोटेबली जो इंडिया की ग्रोथ थी अगर हम देखें एग्रीगेट रियल आउटपुट, एग्रीगेट रियल आउटपुट अगर हम उसका देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 2%. वो 2% से भी कम था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. ठीक है, अगर हम इसको और कपल कर लें विद 0.5% ग्रोथ इन द नेट पर कैपिटा आउटपुट. ओके, सो अगर हम कर लें तो उसको 0.5% ऑफ द पर कैपिटा आउटपुट.
ठीक है. बाय एंड लार्ज इंडिया फेस्ड एन हरकुलियन टास्क टू रिकवर फ्रॉम द ब्लोज दैट 2 centuries ऑफ द colonial रूल लैंडेड ऑन इट्स इकोनॉमी. ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हरकुलियन टास्क था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था या फिर जहाँ से ब्रिटिश ने हमें छोड़ा था, बिकॉज हमारी इकोनॉमी के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो हम उसको वेल बस फिर से सेल्फ सफिशिएंट हो पाए और अपना मीन्स एक प्रेजेंस अच्छे से अपने आप को कर पाए. ओके, सो इट्स एन हरकुलियन टास्क टू रिकवर फ्रॉम द ब्लोज जो 2 centuries को उन्होंने कॉलोनियल ने हमें एक्सप्लॉइट किया है. ओके, so this is all about the colonialism. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.